वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है साउदी वेलक्का। यह मलयालम इंडस्ट्री की एक मास्टरपीस मूवी है जिसे IMDb ने 8.2 की शानदार रेटिंग से नवाजा है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ एक ऑफिसर अपने इंस्पेक्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि साउदी वेलक्का के लोग अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। जिस पर इंस्पेक्टर उस ऑफिसर को कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द समन भेजाओ। अब जिन्हें नहीं पता कि समन क्या होता है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये कोर्ट के द्वारा दिया हुआ आदेश होता है, जिसमें आरोपी को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर होना होता है, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन से निकलता है और सीधा साउदी वेलक्का के मुंडेवाला नाम की जगह पर जाता है और वहां जाकर एक परिवार से मिलता है, जिसमें एक औरत और उसकी बेटी घर पर होती है। अब पुलिस ऑफिसर उस लड़की से पूछता है कि यहाँ शशिधरन नाम का आदमी कौन है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वह उसके पिता थे, जो कि 8 साल पहले ही मर गए थे। ये सुनकर पुलिस वाला एक और नाम लेता है और बोलता है कि अविलास कहाँ है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि अविलास मेरा भाई है और वह अभी बेंगलोर में काम कर रहा है। और ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि अविलास को कहना कि वो शुक्रवार तक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा और वो जहाँ भी होगा उसे पुलिस पकड़ लेगी। और ये कहकर वो अविलास की बहन से उसका नंबर ले लेता है और उसे समन दे देता है, जो इंस्पेक्टर ने उसे देने के लिए कहा था। अब अविलास की माँ और उसकी बहन दोनों इस बात से परेशान हो जाती है और तुरंत अविलास को कॉल करती है और उससे बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर अभी घर पर आया था और तुम्हें फ्राइडे तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह के गया है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर यह सुनने के बाद अविलास के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उसे हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। पर तभी उसकी बहन उससे कहती है कि यह बहुत पुराना केस है और ऐसा कहकर वो उसे पुलिस वाले का दिया हुआ समन व्हाट्सएप कर देती है, जिसे देखकर अविलास के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत बेंगलोर से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब अविलास इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों करता है, ये बात हमें अब आगे पता चलेगी। और जब वो बस में बैठा होता है तो फिर हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और अब यहाँ हमें पता चलेगा कि अविलास इतना ज्यादा परेशान क्यों था इस केस को लेकर और वो इस परेशानी में कैसे फंसा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बचपन के अविलास को देखते हैं, जो अभी सिर्फ 10 साल का बच्चा था और वो अपने एक दांत को शीशे में देखकर तोड़ रहा होता है। और बेचारे का दूध का ढाट टूटता नहीं, इसलिए वो परेशान होकर अपनी मॉम के पास जाता है और यहाँ उसकी माँ उसे डांट कर ये कहती है कि तुम 2 दिन से अभी तक ट्यूशन नहीं गए हो, और ऐसा कहकर वो उसे ट्यूशन भेज देती है, जिससे अविलास भी उदास मन से ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो जाता है और तैयार होकर ट्यूशन जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम राधा कृष्ण होता है। राधा कृष्ण अपने पड़ोसी आयशा रावत से बहुत ज्यादा जलता है और आए दिनों किसी न किसी बहाने से उससे लड़ता ही रहता है, और आज भी वो ऐसा ही करता है। वो अपने छत पर पड़े सूखे पत्ते को और कचड़े को आयशा रावत के घर की तरफ फेंक देता है और ऐसा करते आयशा रावत उसे देख लेती है और इसी बात पर उन दोनों के बीच छोटी सी बहस होनी शुरू हो जाती है कि तभी आयशा की बहू बाहर निकलती है और वो आयशा रावत को समझाकर अंदर ले जाती है, जिससे ये मामला थोड़ा शांत पड़ जाता है। पर आयशा रावत इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अंदर आने पर अपनी ही बहू पर चिल्लाने लगती है और उससे बोलती है कि सत्तार को जल्द से जल्द बुलाए। सत्तार कोई और नहीं बल्कि आयशा रावत का बेटा है, जिस पर उसकी बहू ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि सत्तार अभी ऑटो चलाने में बिजी होगा, उसे बीच रास्ते में परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर यह सुनकर आयशा रावत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अपनी बहू से केरोसिन मांगने लगती है, पर यहाँ उसकी बहू उससे कहती है कि घर पर केरोसिन भी नहीं है। और ये सुनते के साथ ही आयशा रावत और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वो सीधा केरोसिन लेने के लिए राशन की दुकान की तरफ निकल पड़ती है। और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि अभिलाष भी अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ने कहीं और नहीं बल्कि राधा कृष्ण के घर पर ही आया है, क्योंकि राधा कृष्ण की बेटी एक ट्यूशन टीचर थी और वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब आयशा रावत किराने की दुकान पर पहुंचती है और वहां से केरोसिन खरीद लेती है और अपने घर की तरफ वापस लौटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधा कृष्ण से मिलने उसका एक दोस्त बॉस नाम का आदमी आया हुआ है, जो कि एक मैरिज ब्रोकर है, और यहाँ वो राधा कृष्ण की बेटी की शादी के लिए कुछ लड़कों की फोटो लेकर आया था, जिसे वो एक एक करके राधा कृष्ण को दिखा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम राधा कृष्ण के छत पर देखते हैं कि अविलास अपने दोस्तों के साथ ऊपर क्रिकेट खेल रहा होता है, ना कि पढ़ाई कर रहा है। और जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है तो नीचे से आयशा रावत भी अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी अविलास की क्रिकेट की बॉल सीधा आयशा रावत के सिर पर जाकर लगती है, जिससे आयशा रावत को चोट लग जाती है। और ये घटना होते हुए अविलास भी देख लेता है कि आयशा रावत को चोट लग चुकी है और इसीलिए वह छुप जाता है। पर आयशा रावत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और गुस्से में आकर वह सीधा राधा कृष्ण की छत पर चली आती है और वहां आने के बाद अविलास को जोर से एक तमाचा जड़ देती है, जिससे अविलास का दूध का धार टूट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर ये देखकर बाकी के बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं, जिससे राधा कृष्ण और उसके दोस्त बॉस ऊपर आता है और वह अविलास को ऐसी हालत में देखकर आयशा रावत पर गुस्सा करने लगते हैं। पर उतनी ही देर में आयशा रावत अपने घर के लिए भी वहाँ से निकल पड़ती है। अब इसके बाद हमें अविलास को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ उस डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। और ये देखकर अविलास की माँ और पिता शशिधरन बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर बाहर आता है और शशिधरन से कहता है कि वह जाकर पुलिस में कंप्लेन करे, क्योंकि ये सीधा एक
एक माइनर बच्चे के ऊपर अटैक है। और शशिधरन डॉक्टर से कहता है कि वह पुलिस कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि एक छोटा सा मामला है। पर तभी उसके पास खड़ा राधा कृष्ण अपने आपसी झगड़े की बदली की आग में शशिधरन को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेन नहीं किया तो हो सकता है कि वह औरत जाकर तुम्हारे बेटे के खिलाफ पहले पुलिस कंप्लेन कर दे और इससे तुम भी फंस जाओगे। अब ये सोचकर शशिधरन आयशा रावत के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता है। और देखा जाए तो राधा कृष्ण ने आयशा रावत से अपनी आपसी झगड़े को बदला लेने के लिए शशिधरन का यहाँ पर इस्तेमाल किया और वो इसमें कामयाब भी रहा। वहीं दूसरी तरफ आयशा रावत अपने घर में सो रही होती है और उसका बेटा भी घर पहुंच चुका होता है, जिसे उसकी वाइफ उसे बता रही होती है कि तुम्हारी माँ ने आज एक छोटे बच्चे पर हाथ उठा दिया है, जिससे मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया था। पर ये सुनने के बाद सत्तार को ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा ही मामला है और अब ये निपट चुका है। पर तभी उसके दरवाजे पर कोई गेट खटखटाता है और ये सुनकर सत्तार दरवाजा खोलने बाहर जाता है और वो देखता है कि उसके दरवाजे पर पुलिस आई हुई है। और जब वो पुलिस वाले से पूछता है कि वह किसके लिए यहाँ आए हैं तो उसे पता चलता है कि पुलिस यहाँ उसकी माँ को अरेस्ट करने आई है, क्योंकि अविलाश के पिता ने उसकी माँ पर माइनर को जान से मारने के केस कर दिया है। और ऐसा कहकर पुलिस वाले सत्तार की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर सत्तार काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और भागता हुआ अपने दोस्त बिट्टो के पास जाता है और उससे बताता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, जिस पर बिट्टो उसे लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वह सबसे पहले वह अपने जान पहचान के एक कांस्टेबल से बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सत्तार की माँ पर हत्या का केस तो नहीं दर्ज है, पर उस पर धारा 326 लागू हो चुकी है, जिसमें असल में होता यह है कि आप किसी भी आरोपी की बेल नहीं करा सकते। ये सुनकर बिट्टो इंस्पेक्टर के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है ताकि वह धारा 326 उसकी माँ से हटवा सके, पर इंस्पेक्टर वहाँ उसकी बात नहीं मानता और उसे वापस भेज देता है। बिट्टो और शशिधरन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो पास के इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं, जिस पर इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि अगर तुमने कोशिश की तो हो सकता है कि आज तुम्हारी माँ की जमानत हो जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और तुम्हारी माँ को जो भी बीमारी हो वो मजिस्ट्रेट को बता देना ताकि मजिस्ट्रेट तुम्हारी माँ की बेल जल्द से जल्द कर दे। अभी सुनकर बिट्टू और सत्तार दोनों उसी रात को एक वकील के पास जाते हैं और उसे किसी तरह से भी कन्विंस करके मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं ताकि वह आयशा रावत की जमानत करा सके। मजिस्ट्रेट आयशा रावत पर दर्ज हुए FIR को पढ़ता है और उसे पढ़कर आयशा रावत को उससे पूछता है कि क्या आपको कोई बीमारी है, जिस पर उनका बेटा सत्तार उनसे कहता है कि हाँ, इन्हें शुगर और BP की बीमारी है। और ये सुनकर मजिस्ट्रेट आयशा रावत के वकील से उसकी जमानत के पेपर लेता है और आयशा रावत को बेल पर रिहा कर देता है, जिसके बाद सत्तार अपनी माँ को लेकर घर चला आता है और उन्हें सुला देता है और अपने दोस्त बिट्टू से कहता है कि आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, जिस पर बिट्टू कहता है कि अभी उसकी माँ की बेल हुई है, असल में कल केस को क्लोज करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी माँ मुसीबत में ही फंस सकती है। और ऐसा कहकर बिट्टू अपने घर चला जाता है। वहीं अगली सुबह हम अविलाश को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ उससे मिलने उसका मामा भी आया हुआ होता है और वो अविलाश से काफी सारी बातें कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि आयशा रावत भी उसी हॉस्पिटल में आ गई है और वो अपने साथ अविलाश के खाने के लिए कुछ सामान भी लेकर आती है। असल में आयशा रावत यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो अविलाश से माफी मांग सके, पर आयशा रावत को देखकर अविलाश की फैमिली पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर तभी वहाँ पीछे से बिट्टू और सत्तार भी आ जाते हैं और वो अविलाश की फैमिली को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, वह उसे माफ कर दे। पर अविलाश का मामा काफी गुस्से में आ जाता है और वो बिट्टू पर हाथ छोड़ देता है, जिससे बिट्टू और अविलाश के मामा में काफी ज्यादा लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते ये छोटा सा मामला अब यहाँ पर काफी बड़ा मोड़ ले लेता है। पर थोड़ी सी लड़ाई शांत होने पर बिट्टू इस माहौल को देखकर सत्तार से कहता है कि वो अपनी माँ को लेकर घर चला जाए, जिससे सत्तार भी ऐसा ही करता है। वो अपनी माँ को लेकर सीधा घर चला जाता है और घर आने पर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। वहीं दूसरी तरफ मामला अगर इतना ज्यादा बढ़ चुका था तो पुलिस भी अविलाश का बयान दर्ज कर लेती है और आयशा रावत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है और इसके लिए वह राधा कृष्ण के घर जाती है, जहाँ राधा कृष्ण बढ़ा चढ़ा कर उन्हें बहुत सारी चीजें बता देता है और केस को और भी ज्यादा उलझा देता है। पर ऐसा करते हुए उसे सत्तार की बीवी देख लेती है और रात होने पर वह सत्तार को ये सारी बातें बता देती है। अब सत्तार बेचारा ये सब सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वो मॉम को अपनी कैसे बचाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि इस पुलिस केस में वो काफी ज्यादा पिस जाएंगे और हो सकता है कि उनके पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाए। सत्तार की फैमिली तो काफी ज्यादा गरीब थी, इसलिए उनके पास केस लड़ने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसकी वाइफ उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी माँ को उसके भाई की ज्ञान छोड़ाए। पर सत्तार इस बात से राजी नहीं होता और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सत्तार की माँ भी ये सब बातें सुन रही होती है, इसलिए वह फैसला करती है कि वो अपने बेटे को ज्यादा परेशान नहीं करेगी, अपने भाई के घर चली जाएगी और वहाँ से खुद ही अपने आगे का केस लड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्तार अगले दिन ही अपनी माँ को उनके भाई के पास
छोड़ ही आता है। और ऐसा कर कर बेचारा सत्तार काफी ज्यादा दुखी होता है, पर बेचारा करे तो करे क्या। अपनी वाइफ के दबाव में आकर उसने ऐसा कदम उठाया था, और वो ऐसा ना करे तो उसकी वाइफ भी उसे छोड़ देती और उससे घर में रोज ज्यादा क्लेश करती। अब रात होने पर सत्तार अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है, वो भी काफी उदास मन से, जहाँ उसका दोस्त इस बात को जानकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया है, और उससे कहता है कि वह कहीं जाकर पानी में डूब मरे, और उससे ये भी ताना मारता है कि क्या वो तुम्हारी माँ नहीं थी जिसे तुमने इसे छोड़ दिया। और ऐसा कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। पर बिट्टू की बात सुनकर सत्तार को काफी ज्यादा बुरा लगता है, काफी ज्यादा खुद पर बुरा फील करता है, और वो सोचता है कि वह कैसा बेटा है कि वो अपनी माँ की मदद भी न कर सका बुरे वक्त में। और यही सब बातें सोचकर सत्तार अपनी ऑटो उठाता है और सीधा एक झील के पास चला जाता है, और वहाँ जाकर उस झील के पानी में सुसाइड कर लेता है। और इसी के साथ ये सीन भी यहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन हम सत्तार की माँ को देखते हैं, जो उसी वकील से मिलने उसके घर जाती है जिसने उसकी फर्स्ट टाइम बेल करवाई थी, और यहाँ वो इसलिए आई थी ताकि वह अपना केस आगे लड़ सके। और वकील के घर पहुँचने के बाद आयशा रावत को पता चलता है कि वकील की तो पहले ही मौत हो चुकी है, वो किसी बीमारी के कारण चल बसा। अभी जानने के बाद आयशा रावत काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उस वकील के घर से जाने लगती है। पर तभी वहाँ वकील का साला आ जाता है, और वो आयशा रावत को देखकर कहता है कि वह उसकी बेल दोबारा करवा देगा और बाकी बचा केस वो खुद लड़ेगा। और ये सुनकर आयशा रावत को थोड़ी राहत फील होती है। वहीं दूसरी तरफ हम सत्तार की वाइफ को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है, और वह सत्तार की गुम होने की कंप्लेन लिखवा रही होती है, और वो पुलिस वाले को बताती है कि वह पिछली रात से ही घर वापस नहीं आया, जिस पर पुलिस वाला मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर लेता है और उन्हें घर भेज देता है। अब वकील आयशा रावत को लेकर एक होटल में जाता है, जहाँ वो उससे बैठकर बातें कर रहा होता है, और उससे बोलता है कि इस केस में आपकी जमानत के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। पर आयशा रावत के पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर वकील काफी शॉक्ड हो जाता है और आयशा रावत से कहता है कि अगर तुम्हें बेल चाहिए तो पैसे का इंतजाम करना ही होगा। तभी उसकी नजर आयशा रावत के पहने एक गहने पर पड़ती है, और वो उसे कहता है कि तुम्हें इसे बेचकर पैसे इकट्ठे करने होंगे, और इसके लिए आयशा रावत भी मान जाती है। जिसके बाद वकील आयशा रावत को लेकर एक सोनार के पास जाता है, और वहाँ जाकर आयशा रावत का गहना बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेता है, और उससे कहता है कि ये पैसे लेकर कल कोर्ट में आ जाना ताकि तुम्हारी बेल मिल सके। अगले दिन आयशा रावत वकील के कहने पर कोर्ट आती है, जहाँ उसे जमानत मिल जाती है, और उसकी केस की तारीख 14 दिसंबर को टल जाती है। और देखते ही देखते ये काफी दिन बीत जाते हैं, और इसी बीच एक दिन उसकी बहू उससे मिलने आती है, और उससे बताती है कि सत्तार काफी दिनों से गायब है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, और न ही वो घर लौट कर आया। पुलिस वालों ने उसे काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, पर वो अभी तक नहीं मिल पाया। अब ये सुनकर सत्तार की माँ उससे कहती है कि वो मेरा बेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाएगा। अब केस की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को थी, और वो डेट जल्दी आने वाली थी, पर तभी उससे पहले हमें पता चलता है कि अभिलाष के पिता की डेथ हो चुकी है। और जब एक पुलिस वाला उसके लिए कोर्ट का समन लेकर आता है, तो उसे वह समन नहीं दे पाता, और इसी वजह से 14 दिसंबर को यह सुनवाई अधूरी रह जाती है, क्योंकि भाई अगर केस करने वाला जिंदा ही नहीं बचा तो कोर्ट में आएगा कौन, और कोर्ट में अगर कोई नहीं आएगा तो ये सुनवाई टल जाएगी और आगे पे आगे पोस्टपोन होती जाएगी। और इसी के साथ इस केस को पूरे 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ फिर से एक दिन आयशा रावत अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होती है, पर केस करने वाला जब हाजिर ही नहीं होता तो जज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो वकील से कहता है कि वो फिर से विक्टिम को समन भेजे ताकि वो अगली कार्रवाई पे कम से कम कोर्ट में हाजिर हो। वहीं दूसरी तरफ सत्तार को भी खोए हुए काफी दिन हो गए थे, और उसकी बीवी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी, और उसकी कहीं भी पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिलाष के पिता की डेथ के बाद उसकी फैमिली काफी ज्यादा लाचार हो जाती है, और वो उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। और देखते ही देखते इस केस को पूरे 8 साल बीत जाते हैं, और एक दिन जब आयशा रावत को उसकी केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, तो उसके सामने एक नया जज होता है, और ये जज जब आयशा रावत की केस की फाइल को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वह वकीलों को डांटते हुए कहता है कि इस केस को अब तक 8 साल हो चुके हैं और अभी तक ये केस पेंडिंग कैसे पड़ा हुआ है। जिस पर कोर्ट में मौजूद वकील कहते हैं कि इस केस के विक्टिम यहाँ आते ही नहीं है, उन्हें समन भेजा जाता है पर वो कभी यहाँ पर जल्दी हाजिर ही नहीं होते। और ये सुनकर जज भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और पुलिस वालों से कहता है कि वो जल्द से जल्द 4 महीनों के अंदर विक्टिम को ढूंढे और उन्हें समन पहुंचाए, और उन्हें अगली कोर्ट की कार्रवाई पर उपस्थित होने के लिए कहे, अन्यथा उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करे, और वो जहाँ भी हो उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दे। और ऐसा कहकर ये जज इस केस की तारीख को फ्राइडे 2 जून को दर्ज कर देता है, और ये वही दिन था जिस दिन अभिलाष को कोर्ट में हाजिर होना था। और यही था पूरा मामला कि अभिलाष अभी तक इस कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास अचानक से एक दिन समन पहुंचा और वो काफी ज्यादा घबरा गया। और इसी के साथ ये कहानी फिर से प्रेजेंट में वापस आ जाती है, जहां हम अभिलाष को देखते हैं जब बेंगलोर से आने के बाद सीधा सत्तार के दोस्त बिट्टू के पास उससे मिलने जाता है, और उससे पूरी बात बताता है, और उससे कहता है कि वो उसे जल्द से जल्द इस केस को बंद करवाना है, ताकि आयशा रावत को भी इस उम्र में कोर्ट के चक्कर लगाने ना पड़े और उसे भी आजादी मिल जाए। अब बिट्टू सत्तार का दोस्त था, और वह उसकी माँ को अपनी माँ की तरह मानता था, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद अभिलाष अपने घर जाता है, और वहाँ अपनी माँ और बहनों को पूरी सच्चाई बताता है, और ये सुनने के बाद उसकी माँ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, और उससे कहती है कि वह जल्द से जल्द इस केस को बंद करवा दे। और इसीलिए वह उसी रात को अपने बचपन के दोस्त के पास कॉल करता है, और उससे कहता है
कि कल तुम्हें कोर्ट में आना होगा, क्योंकि कल कोर्ट में हम लोगों की पेशी है, और हो सके तो जज तुमसे जब पूछे कि तुमने उस दिन क्या देखा तो अपना बयान बदल देना। और ये सब अभिलाष इसलिए उससे कह रहा था क्योंकि जब अभिलाष के ऊपर आयशा रावत ने हमला किया था तो वो लड़की वहाँ मौजूद थी, और जब पुलिस वालों ने आयशा रावत के खिलाफ केस दर्ज किया तो उसने उस लड़की का भी बयान लिया गया था। और अगर कल वो लड़की अपने बयान से जज के सामने मुकर जाती है तो हो सकता है कि आयशा रावत को रिलीफ मिल जाए और वो इस केस से भी बरी हो जाए, और इसीलिए अभिलाष उसे इस बात के लिए फोर्स कर रहा था कि कल वो अपना कोर्ट में बयान बदल दे। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है और अभिलाष भी वहाँ मौजूद होता है, और उसके साथ वो सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो उस दिन घटना के साक्षी थे। पर जब जज अभिलाष से पूछता है कि क्या आयशा रावत ने उस पर जानलेवा हमला किया था, तो अभिलाष इस बात से मुकर जाता है और वो उससे कहता है कि वो उससे मैं बहुत छोटा बच्चा था और उसे कुछ भी याद नहीं है। और इसी तरह जब जज और भी सभी गवाहों से पूछताछ करता है तो वो भी अपने बयान से मुकर जाते हैं। पर तभी आयशा रावत आगे आती है और जज के सामने बोलती है कि उसने अभिलाष पर हाथ उस दिन उठाया था जिससे उसका एक दांत टूट गया था और वह जख्मी हो गया था। अब ये बयान सुनकर जज काफी शॉक्ड हो जाता है और वह इस केस का फैसला कल सुनाने के लिए कहता है। अब अगले दिन जज आयशा रावत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से उसे इस केस से रिहा कर देता है और सिर्फ उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो 5,000 का जुर्माना अभिलाष ने भर दिया। साथ ही में वो आयशा रावत से माफी मांगता है कि उसके लिए वजह से इतने दिनों तक उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। पर यहाँ आयशा रावत उससे नाराज नहीं होती और उससे कहती है कि वह भी उसके बेटे की तरह है, और ऐसा कहकर आयशा रावत उसे माफ कर देती है। और वह उससे बताती है कि वह उससे कई बार मिलने आई थी और उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर उसकी फैमिली ने उसे कभी उससे मिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कभी उससे मिल नहीं पाई। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।